16 जून 2020। उम्मीद करती हूं यह तारीख आप भूले नहीं होंगे, भूलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसी दिन भारत के 20 जाबाजों ने इस मुल्क की सीमाओं की हिफाजत करते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दिया था। गलवान की जिस दुर्गम घाटी में हमारे और आपके लिए चंद मिनट खड़े रहना भी जंग लड़ने से कम नहीं है, ये जाबाज ठीक उसी जगह न सिर्फ दुश्मन से लड़े बल्कि उनके छक्के भी छुड़ा दिए थे। लेकिन अब इस झड़प के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा खुद पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने किया है। वर्ष 2020 जून में जब गलवान की घटना हुई थी, उस वक्त नरवणे ही थल सेना अध्यक्ष थे। अब उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में गलवान झड़प के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने यह लिखा है कि 16 जून चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जन्मदिन है और वो इसे जल्द नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि 2020 में इसी दिन 20 साल में पहली बार चीन और उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलआई को एलएसी पर सबसे घातक मुठभेड़ का सामना करना पड़ा था। वो लिखते हैं कि चीन ने छोटे पड़ोसियों को डराने धमकाने के लिए वुल्फ वॉरियर कूटनीति और सलामी स्लाइसिंग की रणनीति अपनाई है, लेकिन गलवान में भारतीय सेना ने चीन ही नहीं पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि बस अब बहुत हो गया। दरअसल 15 और 16 जून की दरमियानी रात हुई इस खूनी झड़प में जहां पर भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, तो वहीं चीन को भी भारी नुकसान पहुंचा था। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पीएलए के 40 से ज्यादा जवान मारे गए थे। हालांकि यह बात और है कि चीन लगातार इस सच को छिपाता रहा, इसको एक्सेप्ट नहीं किया। एक तरफ जहां पर भारत ने न सिर्फ शहीद जवानों को सम्मान दिया बल्कि उनके साथ भी खड़ा रहा, तो चीन ने अपने जवानों के घायल या हताहत होने की खबर से साफ इनकार कर दिया। झूठी शान को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए चीन ने मारे गए जवानों को पहचानने से भी इनकार कर दिया। यहां तक कि उनके परिजनों के भी मीडिया से बात करने या इस बारे में कुछ भी कहने से रोक लगा दी गई। हालांकि अब यह बात पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी ऑटोबायोग्राफी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में भी बताई है, और इसीलिए आज हम गलवान की पूरी कहानी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जुबानी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। 15-16 जून की दरमियानी रात पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में तापमान 0 से भी करीब 20 डिग्री सेल्सियस नीचे था। इलाका इतना दुर्गम कि एक आम इंसान के लिए वहां कुछ पल गुजारना भी जानलेवा हो जाए, लेकिन उसी वक्त पूर्वी लद्दाख के उस इलाके में टेंशन हाई थी। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17A और कई जगहों पर विवाद सुलझाने के लिए फ्लैग मीटिंग जारी थी। इन जगहों पर दोनों ही सेनाएं एक तय दूरी तक पीछे हट चुकी थी। तनाव धीरे धीरे घट रहा था, लेकिन पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीन के इरादे कुछ और ही थे। भारतीय सेना जब भी पीएलए से समझौते के मुताबिक अपने टेंट हटाने के लिए कहती, चीनी सैनिक अपना रुख बदल लेते। पीएलए की अकड़ से साफ हो गया कि उनका पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। जवाब में भारतीय सेना ने भी उसी जगह अपने टेंट लगाने का फैसला किया, लेकिन जब भारतीय सैनिक टेंट लगाने के लिए गलवान घाटी पहुंचे, चीनी सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। भारतीय टुकड़ी की अगुवाई 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू कर रहे थे। उन्होंने हालात काबू करने की कोशिश की, लेकिन चीनी सैनिक जंग की तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने कर्नल संतोष बाबू की पार्टी पर अटैक कर दिया। इसके बाद तो वहां खुली झड़प शुरू हो गई। झड़प शुरू होते ही दोनों तरफ से एक्स्ट्रा फोर्सेस भी पहुंची। रात भर मुठभेड़ जारी रही। हथियार बंद होने के बावजूद भी किसी ने गोलीबारी नहीं की,
बल्कि कटीले तार लगे डंडों और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। जनरल नरवणे लिखते हैं, 16 जून की रात 1:30 बजे उन्होंने नॉर्थ कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी को फोन किया और जवाबी कार्रवाई करते हुए पीएलए को सबक सिखाने के लिए कहा। लेकिन जब सूरज निकला तो हालात भारतीय सेना के लिए अनुकूल नहीं थे। कुछ जवान तो रात में वापस नहीं आ सके थे या जो बिछड़ गए थे वो वापस आने लगे। हाथापाई में घायल होने से 5 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 15 जवानों ने जख्मों और हाइपोथर्मिया यानी भीषण ठंड की वजह से दम तोड़ा। जनरल नरवणे लिखते हैं कि दिन उनके करियर के सबसे दुखद दिनों में एक था। हालांकि इस झड़प में चीन के भी 40 जवान मारे गए और गलवान के ठीक बाद भारतीय सैनिकों ने चीन को चौंकाते हुए दक्षिणी कैलाश रेंज की कई चोटियों पर कब्जा किया, जिसके बाद चीन समझौते के लिए मजबूर हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज हमारी संसद में बने एक विशेष रिकॉर्ड की। अगर आप ये सोचते हैं कि ये रिकॉर्ड काम के घंटों या फिर पास किए गए विधेयकों का है तो आप सरासर गलत हैं। दरअसल आज संसद ने एक नया रिकॉर्ड तोड़ा है और वो है एक ही दिन में सांसदों के निष्कासन का। आज संसद के विंटर सेशन का 11वां दिन था, लेकिन इसी एक दिन में लोकसभा और राज्यसभा यानी कि दोनों ही सदनों से कुल 78 सांसद सस्पेंड कर दिए गए और इसीलिए हम इसे महानिष्कासन कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप में अभूतपूर्व है। हम इस महानिष्कासन से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपको देंगे और संसद का बदला हुआ अंक गणित भी आपको समझाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको आज के दिन की कुछ तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये तस्वीरें काफी कुछ बयां करती हैं। निलंबन का संबंध केवल संसद की गरिमा बनी रहे, उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, ये सबकी हमारी जिम्मेदारी है। संसद की मर्यादा बनाए रखना, संसद की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। देश की जनता भी ऐसे आचरण को कतई पसंद नहीं करती है। तख्तियां, नारेबाजी करना, बेल में आकर आसन के नजदीक आना, ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। सदन आपका है, सदन में सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन ये तख्तियां लेकर आना ये उचित नहीं है। ये तस्वीरें देखने के बाद आपको काफी कुछ समझ में आ चुका होगा, लेकिन अब आपको ये भी बताते हैं कि ये सिलसिला आखिर शुरू कैसे हुआ। दरअसल बीती 13 दिसंबर को लोकसभा में सुरक्षा चूक का एक बड़ा मामला आया था। उस दिन 2 युवक विजिटर गैलरी से सदन के अंदर सांसदों के बीच कूद गए थे और तब से ही इस मामले को लेकर संसद में विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे हैं। आज भी सुरक्षा चूक के मसले पर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने 33 सांसदों को सस्पेंड कर दिया, जिसमें नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी समेत कांग्रेस के 11 सांसद, तृणमूल कांग्रेस के 9 सांसद, डीएमके के 9 और 4 दूसरे दलों के सांसद शामिल हैं, जिनको निष्कासित किया गया। इसके बाद राज्यसभा में भी हंगामा शुरू हुआ और इसके बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 45 विपक्षी सांसदों को पूरे सेशन के लिए यानी शीतकालीन सत्र के लिए 22 दिसंबर तक के लिए निलंबित कर दिया। निलंबित सांसदों में कांग्रेस के जयराम रमेश हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं और केसी वेणुगोपाल और डेरेक ओब्रायन सहित कई वरिष्ठ राज्यसभा सांसद इसमें शामिल हैं। इससे पहले भी 14 दिसंबर को संसद से 14 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है, जिसमें लोकसभा से 13 जबकि राज्यसभा से 1 सांसद इसमें शामिल है। यानी कि शीतकालीन सत्र में अब तक कुल मिलाकर 92 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है और इस लिहाज से यह किसी एक सत्र में सस्पेंड होने वाले सांसदों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इन सभी सांसदों को सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए निलंबित कर दिया गया। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर सांसदों के निलंबन के बाद दोनों ही सदनों के अंक गणित भी बदल चुके हैं। आइए अब हम आपको संसद की इसी बदली हुई अंक गणित के बारे में बता देते हैं। दरअसल राज्यसभा में सांसदों की संख्या 245 है। इसमें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के सांसदों की संख्या 105 है,
जबकि इंडिया गठबंधन के 64 सांसद और 76 सांसद दूसरे दलों के हैं। लेकिन अब इसमें विपक्ष के 46 सांसद पूरे सेशन के लिए सस्पेंड हो चुके हैं। यानी कि अंगगणित कैसे बदला? राज्यसभा में विपक्ष के पास 18 सांसद ही इसके बाद बचे हैं। आइए अब लोकसभा की तस्वीर। लोकसभा में इस समय सांसदों की कुल संख्या है 538 और इसमें एनडीए के 329 हैं, इंडिया गठबंधन के 142 हैं और दूसरे दलों के 67 सांसद शामिल हैं। लेकिन अब इनमें से भी 46 विपक्षी सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किए जा चुके हैं। यानी कि विपक्षी गठबंधन के पास लोकसभा में 98 सांसद ही बचे हैं और यह है सस्पेंशन के बाद बदले हुई लोकसभा और राज्यसभा का अंकगणित। अब संसद ने सांसदों को सस्पेंड करने का रिकॉर्ड बनाया है, तो जाहिर है कि इस पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। इसीलिए अब हम आपको यह सुनवा देते हैं कि सस्पेंशन पर विपक्ष का सरकार पर वार कैसा निकला। हाँ, सब सारे नेता सस्पेंड, हाँ मैं भी सस्पेंड हो चुके हैं सुबह से। और कई दिनों से हमारा मांग बड़ा सीधे मांग कि एक तो ये कि हमारे जितने एमपीज को निलंबित किए गए हैं उनको बहाली हो और सदन में आकर हमारे गृह मंत्री एक बयान दे। जो बयान सदन की बाहर रोजाना देते हैं, टीवी की सामने बैठ के सारे देशवासियों की सुनाते हैं, उसमें से कुछ सदन के अंदर आकर वो कहे और हमारे सबको और देशवासियों को अवगत कराएं कि अगले तारीख में सदन के और इसके साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रहे हैं। For any bad cause, they can do. But it is not that collectively they have to suspend everybody. Then how to be suspended? What they think that House is supreme? Then if House is supreme, then why they are so afraid? If they have the majority of members, they are passing all the bill by voice vote. And if they suspend all the members, how they can raise their voice? The important bills they are passing, even the law bill also. It's very important criminal law bill. We all said that date that new government comes, election is left out only for 3 months, 4 months. Why they will take a decision right now? Even new government can review all this. There is a system in democracy. Who will work with them? Who will raise the voice of the people? You tell me. Totally the voice of the people is being totally stopped, choked. Let them suspend the house first. They have no moral ground to run this house. To expel all the, suspend or expel the opposition fully. How they will run the house? They will run the mockery, nothing else. It's a mockery of democracy. देखिए, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है, किसी किस्म की राजनीति न कोई कर रहा, ना राजनीति होनी चाहिए। संसद की सुरक्षा सबकी चिंता की बात है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। इसलिए सिर्फ इस पे जो है एक अगर चर्चा नहीं होती, एक बयान हो जाए और सबको बता दिया जाए ताकि सांसद आश्वस्त हो जाए। इसमें कोई टकराव झगड़ा इसकी बात नहीं है, सिर्फ ये है कि न इसमें कोई सी राजनीतिकरण की बात है। सिर्फ कह रहे हैं कि एक बयान होके इसके बाद इसको समाप्त कर दिया जाए, कोई बात नहीं। मैं भी शुमार हूँ उनमें, बैज ऑफ ऑनर की तरह पहन रहा हूँ। आई एम सस्पेंडेड। जब काला दौर होता है ना, तो तानाशाह को ऐसी ही संसद चाहिए कि जहां लोग बकरी मेमने की तरह मैं करते रहे। आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना साहब, देश की सुरक्षा का मसला है, सिर्फ संसद की इमारत का नहीं है। एक आधिकारिक बयान नहीं दे सकते हो? क्या चाहते हो? विपक्ष मुक्त संसद आपने बना लिया, लोकसभा में उतने किए, राज्यसभा में 45 कर दिए। जो बचे खुचे हैं कल कर देना, लेकिन याद रखे जाओगे, ये दौर याद रखा जाएगा कि जब से अपने दूसरे टर्म में मोदी जी आए हैं बहुत कमजोर हो गए, और कमजोर व्यक्ति ही इस तरह की हरकतों को प्रोत्साहित करता और करवाता है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर द्वारा। हालांकि सरकार ने भी इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा है। सरकार की तरफ से कहा यह गया कि निलंबित होने वाले सांसद सदन की कार्यवाही में बाधा पैदा कर रहे थे और उनका व्यवहार सदन की गरिमा के लिहाज से ठीक नहीं था। सरकार की तरफ से क्या कहा गया, ये भी आप सुनिए।
बार बार अनुरोध किया गया, माननीय सदस्यों को अपील करी गई कि वो अपने सीट पर बैठ के बोले, बार बार अपील किया गया कि प्लैकार्ड लेके ना आए। उसके बावजूद जिस प्रकार का व्यवहार रहा, उसके चलते आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष को 33 माननीय सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक, और राज्यसभा में माननीय 34 सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक, और 11 अन्य सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा जब तक कि उनका केस जो प्रिविलेज कमेटी को रेफर हुआ है, प्लैकार्ड लेके आने के कारण, वेल में आने के कारण और व्यवधान करने के कारण, ये जो 11 मेंबर्स हैं उनका केस प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया गया है। तो कुल मिला के 45 माननीय सदस्यों को राज्यसभा में आज सस्पेंड करने का बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण, आज उनके व्यवहार के कारण ये स्थिति उपलब्ध हुई। हालांकि सांसदों के निलंबन का यह पहला मामला नहीं है और अक्सर सदन में हंगामा करने के आरोप में सांसदों को सस्पेंड किया जाता रहा है। हालांकि इतनी बड़े पैमाने पर सांसदों को पहले कभी निलंबित नहीं किया गया है। हालांकि इससे पहले 1989 में राजीव गांधी की सरकार के दौरान विपक्ष के 63 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। ये सांसद पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या पर तैयार की गई ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को संसद में रखे जाने को लेकर हंगामा कर रहे थे। इधर जनवरी 2019 में तत्कालीन स्पीकर सुमित्रा महाजन ने 2 दिन में 45 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन अब संसद ने एक नया रिकॉर्ड रचा है और इस सत्र में अब तक कुल 92 विपक्षी सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं। और यह तब है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ ही विपक्ष से सकारात्मक चर्चा की अपील की थी। और उनकी अपील कोई औपचारिक अपील नहीं थी, वो इसीलिए भी जरूरी थी क्योंकि इस सत्र में 37 बेहद जरूरी बिल पेंडिंग हैं, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बदलाव जैसे बिल भी शामिल हैं, जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी। होना यही चाहिए था कि साल के इस आखिरी सत्र में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ इसको खत्म किया जाना था, लेकिन इसका ठीक उल्टा नजर आता है और यह सत्र कामकाज से ज्यादा हंगामे और सांसदों के महानिष्कासन के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, यानी कि वो संगठन जिसकी नींव आज से 75 वर्ष पहले रखी गई थी। स्वामी विवेकानंद के विचारों को आदर्श मानकर वर्ष 1949 में जिस संगठन की नींव रखी गई थी, वो एबीवीपी आज देश की सत्ता की धुरी बन चुका है। एबीवीपी सिर्फ छात्रों का राजनीतिक संगठन भर नहीं है, ये संगठन सत्ता में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित कर रहा है। एबीवीपी से निकलने वाले छात्र कार्यकर्ता आज न मंत्री हैं, न मुख्यमंत्री हैं और देश को कई दिशा देने में अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि उनका रोल एक्सपैंड हो चुका है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आखिर एक छात्र संगठन अचानक से मेन संगठन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया और ये बीजेपी के किस रणनीति का हिस्सा है? इन सवालों के जवाब के लिए ये रिपोर्ट आप देखिए भी और समझिए भी। बीते 7 दिसंबर को जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के बुराड़ी में एबीवीपी के 75वें स्थापना दिवस पर हिस्सा लेने पहुंचे, तो मंच पर तमाम बड़े नेताओं के बीच उनकी मौजूदगी बीजेपी के लिए इस युवा संगठन की ताकत और अहमियत का सबसे बड़ा सबूत थी। अमित शाह ने खुद को एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बताया, यानी कि एबीवीपी के राजकोट अधिवेशन में वो इस पंडाल के सबसे अंत में बैठे थे, लेकिन आज वो इस अधिवेशन के मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर पहुंचे। कितना गौरव महसूस करता हूं, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। इसका अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी शुरुआत राजकोट अधिवेशन में पंडाल के अंत में बैठकर हुई हो और आज मुख्य अतिथि बनकर यहां खड़ा हो।
बिना झिझक कहना चाहता हूं, सार्वजनिक मंच पर कहना चाहता हूं कि मैं विद्यार्थी परिषद की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हूं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि एबीवीपी की व्यवस्था इतनी मजबूत है कि वो ना तो खुद रास्ता भटकती है और ना ही सरकार और समाज को भटकने देती है। चाहे भाषा का आंदोलन हो, चाहे शिक्षा का आंदोलन हो, चाहे संस्कृति को बरकरार रखना हो, हर चीज में स्व का महत्व विद्यार्थी परिषद ने समाज को बताया है और युवाओं के माध्यम से बताया है। आज देश का कोई भी क्षेत्र, चाहे संशोधन का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, कई सारे क्षेत्रों में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, पत्रकारिता हो, आप जरा ध्यान से देखेंगे तो विद्यार्थी परिषद की सुगंध हर जगह पे आपको मिलेगी। गृहमंत्री अमित शाह के बयान बताते हैं कि आज एबीवीपी बीजेपी के बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी से कम नहीं है। हालांकि आज भी बीजेपी पर सबसे ज्यादा प्रभाव आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का माना जाता है, लेकिन अब युवा संगठन एबीवीपी पार्टी के भीतर धीरे धीरे अपनी जड़ें और मजबूत कर रही है। आज करीब 1 दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्री ऐसे हैं जो कभी न कभी एबीवीपी का हिस्सा रहे हैं।